आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत मुझे एक बहुत ही भारी मन से करनी पड़ रही है। मतलब पूरे देश के संगीत प्रेमियों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा है। बिल्कुल। आज रविवार है 12 अप्रैल 2026 और ये यकीन करना सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, 92 वर्ष की उम्र में हमारी लेजेंडरी गायिका आशा भोसले जी का निधन हो गया है। मतलब शनिवार शाम को ही उन्हें साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया था। जी, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था और फेफड़ों की भी काफी जटिलताएं आ गई थीं। सही कहा आपने। और उनके बेटे आनंद भोसले ने इस बात की पुष्टि की है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, देखिए, ये भारतीय संगीत के एक पूरे युग का खत्म होना है। एक ऐसी आवाज जिसने 8 दशकों तक राज किया, आज शांत हो गई। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ एक श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहेगी। हम उनकी पूरी यात्रा का विश्लेषण करेंगे और इसके लिए हमारे पास जो शानदार स्रोत हैं वो पवन ठाकुर जी ने भेजे हैं। हाँ, जो ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से हैं, है ना? बिल्कुल। पवन ठाकुर, ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, और उनका संपर्क नंबर है 9004352787। इन्होंने जो टाइमलाइन और रिसर्च हमें भेजी है वो कमाल की है। और मुझे उस रिसर्च में एक थीम बहुत दिलचस्प लगी, वो जो उन्होंने एक एनिमे कैरेक्टर का रूपक दिया है। अरे हाँ, वो डार्क ऑरेंज, येलो और ग्रीन लिट एनिमे कैरेक्टर वाली थीम। जब मैंने पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि ये संगीत से कैसे जुड़ता है, लेकिन फिर सब समझ आने लगा। बिल्कुल जुड़ता है। अगर आप आशा जी के 80 साल लंबे करियर को देखें तो सच में उनका ऑरा एक एनिमे हीरो की तरह समय के साथ रंग बदलता रहा है। तो चलिए इसी थीम को पकड़ते हैं और उनके डार्क ऑरा से शुरू करते हैं। मतलब उनका जो शुरुआती संघर्ष और मजबूरी का दौर था, जो 1933 से शुरू होता है। 8 सितंबर को महाराष्ट्र के सांगली में उनका जन्म हुआ था। और परिवार तो पूरा संगीत का ही था। पिता दीनानाथ मंगेशकर और माँ शिवंती जी। हाँ, और भाई बहनों में लता जी, उषा जी, मीना और हृदयनाथ। मतलब पूरा घर ही सुरों से भरा था। बिल्कुल। लेकिन फिर वो बड़ा झटका लगा। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब पिता का निधन हो गया। सोचिए, 9 साल की बच्ची की दुनिया ही पलट गई। और वहीं से डार्क फेज शुरू हुआ। परिवार को सांगली छोड़कर मुंबई आना पड़ा और 10 साल की उम्र में आशा जी ने गाना शुरू कर दिया। लेकिन वो किसी शौक के लिए नहीं गा रही थी। मतलब वो अपने टैलेंट का प्रदर्शन नहीं था, वो सर्वाइवल था, भूख से बचने की जद्दोजहद। बिल्कुल सही कहा। जब कला आपके लिए कोई प्रिविलेज ना रहे बल्कि मजबूरी बन जाए तो आपकी कला में एक अलग तरह की धार आ जाती है। और ये संकट सिर्फ बचपन का नहीं था। मतलब टीनेज में भी ये डार्क ऑरा हावी रहा। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने सेक्रेटरी गणपतराव भोसले के साथ भागकर शादी कर ली, जो कि एक बहुत ही मुश्किल और अब्यूसिव शादी साबित हुई। हाँ, और कुछ ही सालों में उन्हें अपने बच्चों के साथ वापस अपने मायके लौटना पड़ा। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक माना जाता था। 1950 के दशक में एक महिला का ऐसा कदम उठाना आसान नहीं था। लेकिन देखिए, इसी व्यक्तिगत उथल-पुथल ने उन्हें नीडर बना दिया। लेकिन प्रोफेशनली भी तो बहुत अंधेरा था। जब वो वापस इंडस्ट्री में आईं, तब तक उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर एक विशाल नाम बन चुकी थी। और आशा जी पूरी तरह से उनकी परछाई में दब गई। तो उन्हें बस वही गाने मिलते थे जो बाकी मुख्य गायिकाएं ठुकरा देती थी, जैसे कोई बी ग्रेड फिल्म का गाना हो, कैबरे सीन हो या वैम्प का किरदार। हाँ, जिन्हें कोई और नहीं छूना चाहता था। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या ये किसी एनिमे हीरो के उस डार्क फेस की तरह नहीं है, जहां उसे ऐसे टूटे फूटे हथियार थमा दिए जाते हैं जो किसी काम के नहीं लगते। लेकिन वही हथियार आगे चलकर उनका ब्रह्मास्त्र बन गए। इंडस्ट्री को लगा कि वो उन्हें हाशिए पर डाल रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने आशा जी को आजाद कर दिया था। अरे वाह, क्या बात कही आपने। मतलब जो वैम्प के किरदार थे उनमें कोई संस्कारी सांचा तो था नहीं, तो वो खुलकर गा सकती थी। बिल्कुल। और यहीं से उनका ऑरा डार्क से बदलकर ऑरेंज और येलो होने लगा। हम 1960s और 70s के दशक की बात कर रहे हैं। ये वो दौर था जब उनके अंदर एक विद्रोह की चिंगारी भड़की और उनकी अपनी एक अलग पहचान बनी। और इस बदलाव में ओपी नैयर जी का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, ओपी नैयर के गाने, मतलब एकदम तेज रिदम, बोल्ड अंदाज, आइए मेहरबान जैसे गाने। नैयर साहब को ऐसी ही एक खनकदार आवाज चाहिए थी। और फिर आए आर.डी. बर्मन, जिन्होंने उनकी वर्सेटैलिटी को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। पंचमदा, मतलब तीसरी मंजिल, कारवां, हरे रामा हरे कृष्णा। आशा जी तो जैसे डांसर हेलेन की आवाज ही बन गई थी पर्दे पर। सोचिए, आर.डी. बर्मन पश्चिमी संगीत और जैज ला रहे थे। उसके लिए बहुत तगड़ा ब्रीथ कंट्रोल की जरूरत थी। और आशा जी माइक के पास आकर वो जो ब्रीदी वोकल्स देती थी। हाँ, वो सांसों की आवाज और हल्की सी हंसी गानों के बीच में,
वो तो जैसे आवाज से ही एक्टिंग करती थी। एकदम सही। और ये येलो ऑरेंज आग ऐसी थी जिसने पूरी इंडस्ट्री को रोशन कर दिया। ये सिर्फ गाने का तरीका नहीं था, ये मॉडर्न भारतीय महिला की आवाज थी। और ये व्यक्तिगत रूप से भी एक स्वर्णिम युग था, क्योंकि 1980 के दशक में उन्होंने आर.डी. बर्मन से दूसरी शादी कर ली। जी, ये उनकी क्रिएटिव एक्सेलेंस और पर्सनल खुशी का सबसे बड़ा पीक था। उन्होंने अपने निजी झटकों को अपने कलात्मक विकास के आड़े नहीं आने दिया। लेकिन देखिए, सफलता की ये आग एक समय के बाद अक्सर बुझ जाती है। हर सिंगर का एक दौर होता है, पर आशा जी की कहानी में तो ये ऑरा एक सदाबहार ग्रीन ऑरा में बदल गया, जो 1990 के दशक से शुरू होकर आगे तक चला। यही सबसे कमाल की बात है कि कोई आर्टिस्ट हर नई पीढ़ी के साथ इतना रेलेवेंट कैसे रह सकता है। मतलब जब एमटीवी और पॉप का दौर आया तो पुराने लोग आउटडेटेड हो रहे थे, पर आशा जी वो तो राहुल एंड डाई एल्बम लेकर आ गई। हाँ, उस एल्बम को कितनी बड़ी सफलता मिली थी। और सिर्फ पॉप ही क्यों, वो उस्ताद गुलाम अली के साथ गजल भी गा रही थी, फ्यूजन प्रोजेक्ट्स भी कर रही थी। तो मैं यही डॉट्स कनेक्ट कर रहा था कि क्या उनकी ये कोर फिलॉसफी ही उनका सबसे बड़ा राज है, मतलब कभी खुद को एक पहचान तक सीमित न रखना। मेरी नज़र में यही उनका असली ग्रीन ऑरा है, अडैप्टेबिलिटी यानी लचीलापन। उन्होंने बदलाव से लड़ाई नहीं की, वो उसके साथ बहने लगी। और इसी वजह से वो रिकॉर्ड टूटे। मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहता है कि वो मानव इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की जाने वाली कलाकार हैं। 11,000 से ज्यादा गाने। और अचीवमेंट्स देखिए, ग्रैमी नॉमिनेशन मिला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। और उनकी विरासत भी तो लताजी से कितनी अलग है। लताजी की लेगेसी उनकी आवाज तक है, पर आशा जी का तो पूरा एक कमर्शियल साम्राज्य है। बिल्कुल, उनका बिजनेस माइंड बहुत तेज था। ग्लोबल रेस्टोरेंट चेन खोली उन्होंने, और उनकी लेगेसी उनके परिवार और बच्चों के जरिए भी जिंदा है। बेटी वर्षा, जो एक निडर पत्रकार थी, हालांकि 2012 में उनका दुखद निधन हो गया था। और बेटे आनंद, जिन्होंने बिजनेस और फिल्म डायरेक्शन संभाला। इसके अलावा विस्तारित परिवार में भतीजी अलका याग्निक भी हैं, और नाती पोते भी उनकी विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनकी लेगेसी किसी एक चीज में बंधी हुई नहीं है, यही उनका सबसे बड़ा जादू है। सच में ये एक महाकाव्य जैसी यात्रा रही है, डार्क से लेकर ग्रीन ऑरा तक। लेकिन अब हमें आज के इस कड़वे यथार्थ में वापस आना होगा। जी, उनके अंतिम दर्शन और विदाई की जो जानकारी सामने आई है, वो श्रोताओं को बतानी जरूरी है। तो सोमवार 13 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा जाएगा। हाँ, जो लोअर परेल में उनका घर है, कासा ग्रांडे, वहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। और उसके बाद शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ। ये उनके उस संघर्षपूर्ण जीवन को एक बहुत बड़ी सलामी है। बिल्कुल, मतलब वो 10 साल की बच्ची जिसने परिवार पालने के लिए गाना शुरू किया था, आज उसे राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। उनका पूरा जीवन ही सर्वाइवल से लेकर ग्लोबल लेजेंड बनने की एक मास्टर क्लास है। सही कहा आपने। और इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक विचार मन में बहुत जोर से टकराता है। आज की दुनिया हमें हमेशा यही सिखाती है ना, कि अपनी एक निश खोजो। कि किसी एक ही काम में माहिर बनो। हाँ, लेकिन आशा जी का 80 साल का करियर इस बात को पूरी तरह से नकार देता है। उन्होंने शास्त्रीय से लेकर कैबरे तक गाया, गजल से लेकर पॉप तक अपनी आवाज दी। किसी एक पहचान में खुद को कभी कैद नहीं होने दिया। तो शायद हमारी असली ताकत किसी एक पहचान को ढूंढने में नहीं है, बल्कि हर तरह की पहचान को तोड़कर खुद को हमेशा नया रूप देने में है, खुद को री इन्वेंट करने में है। बिल्कुल। और यही वो सबसे बड़ा सबक है जो आशा भोसले जी की सदाबहार आवाज हमें हमेशा हमेशा के लिए सिखा कर गई है।